नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये करीब 600 के आसपास वीडियो भारतीय अवाम ताकत दल ने जारी कर दिए हैं और सब में यदि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखेंगे तो जो जिस बात पर बल दिया गया है कि आप सभी लोग भारतीय हैं, दुख इस बात का है कि अपने को जो आपका वास्तविक पहचान वजूद है उससे हट करके वो संकीर्णता आधारित और कृत्रिम, सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल पहचान में फंसे हुए हैं और उसी कारण जो है और इस कमजोरी को जो ये स्वार्थी संगठन हैं वो जान गए हैं और इसी को हवा यानी दे करके इसको और ख़राब करके अपनी सत्ता और वोट की साजिशें आज 60-70 सालों से कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक तंजीमें हैं वो कोई भी हों, उनकी वोट सत्ता की जो धुरी है वो इन्हीं बातों पर है कि वो इस कमजोरी को जानते हैं कि हम भारतीय भाई बहन, जबकि मूलतः हमारी पहचान, हमारा वजूद है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हम एक ही जो भारत माता है या भारत मिट्टी के संतान हैं और यहीं जन्मे हैं और इसी में खप जाएंगे और इन्हीं बातों को आधार बनाकर हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्तों ने जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल इत्यादि, जिन्होंने अपने प्राणों और खून की आहुति दे करके इस देश को आज़ादी दिलाई, तो उनका भी जो विचारों का मुख्य आधार यही था कि हमारी पूरी ये भारत भूमि एक ही है और इसकी जितनी भी संतानें हैं वो सभी भारतीय हैं और जो कुछ भी वो लड़ रहे हैं सभी भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं। वो कभी भी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, हम जो है वो जो है वो सिख पंथ के लिए लड़ रहे हैं या ईसाई के लिए लड़ रहे हैं, हम ठाकुर के लिए लड़ रहे हैं, हम यादव के लिए लड़ रहे हैं, कभी नहीं। ये बिल्कुल ख्याल आया ही नहीं और ख्याल आने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने इसी जज्बे से कि ये पूरी जो धरती है, जो मिट्टी है, हमारी मातृभूमि में भारत है और जो हम आज़ाद कराएंगे और जो इस देश के लिए तो हमारे सभी ये अपने भारतीय भाई बहन हैं। लेकिन आज़ादी
मिलने के बाद या उसके पहले ही ये समाज विरोधी भारत विरोधी ताकतों ने जो है, जो कि अभी पूरी तरह जो है, यानी हमारी उसी कमजोरी का, कौन कमजोरी, कि हम भारतीय होते हुए भी जो भारतीयता के विपरीत जो है जो सोचते रहे, आचरण करते रहे, इसी कमजोरी का उन्होंने बखूबी दोहन किया, बखूबी जो शोषण किया और वोट सत्ता की राजनीति चलाई और इस देश को भी तबाह किया और इस देश को बेतहाशा लूटा और सारे सिस्टम को बर्बाद किया। कोई सिस्टम ऐसा नहीं छोड़ा, चाहे पुलिस सिस्टम हो, चाहे सीबीआई सिस्टम हो, न्यायपालिका हो, जो है इलेक्शन कमीशन हो, सब के सब, यानी सब वो दिखावे मात्र के रह गए। और अब देख रहे हैं कि अब जो है, जिन्होंने 60-70 साल तक इन सारी संस्थाओं को दबाव में डालकर या अपने तत्वों, अपने एजेंट्स, अपने टाउट्स को उसमें भर करके अपने सारे जो है वो निस्वार्थ करवाए और लोकतंत्र जो है वो उनके हाथ की, यानी वो जो है कठपुतली रहा। पूरे चुनाव को उन्होंने जो है वो तिकड़म से, छल बल से और जो है और पैसे के बल से और बाहु के बल से पूरे जो है चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक किया। आज जो वो सत्ता से बाहर आ गए हैं, तो वही लोग जो है, जैसे कि ये राहुल गांधी और ये जेएनपीसी वाले लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है इसकी बात कर रहे हैं, और वो संस्थाएं दबाव में इसकी बात कर रहे हैं। कौन लोग? जिन्होंने इन संस्थाओं को हर वक्त जो है दबाव में लेकर के अपने एजेंट्स और टाउट के द्वारा सारे निस्वार्थ क्या था कि इस देश को लूटना और उस लूट के पाप को ढकना। तो आज बाहर हो गए तो वो अमेरिका की दुहाई दे रहे हैं, इसके कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कुछ अपने वो अनुभव साझा हम करना चाहते हैं जो कि इस देश के लिए बहुत उपयोगी है। जब मैं मान लीजिए कि 14-15 वर्ष का था, तभी से जब मैं सुनता था कि इस देश को आज़ादी 15 अगस्त को मिली और आज़ादी के समय जो है 25 से 30 लाख लोग आपस में ही कट मर करके वो जान गंवा दिए। अब ये समझ में नहीं आया, अब ये हमारे दिमाग को अशांत करता रहा कि आज़ादी की लड़ाई के लिए शायद तो इतनी संख्या ना होगी। आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों ने जान दिया होगा, मुश्किल से वो हजारों में होगा या 2004 और या 4,000 होगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने पर 25 से 30 लाख लोग आज़ादी मिलने के नाम पर आपस में ही कट मर करके, लड़ मर करके जाने गंवाई। ये हमारे दिमाग को अशांत करता रहा कि भाई कैसी आज़ादी, किस टाइप की आज़ादी। हमारे दिमाग को अशांत करता रहा कि भाई कि आज़ादी है कि भारत की बर्बादी पर, जो बर्बादी को आज़ादी का नाम दिया गया है और यह भी हुआ कि देश को बांट करके। तो ये हमारे मस्तिष्क को बराबर अशांत करता रहा। उसकी खोज में देखिए, मैं फिर कह दे रहा हूं कि महापुरुषों से तुलना महापाप होता है। इसमें मैं भी स्पष्ट हूँ और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन को भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन उन महापुरुषों से सीख जरूर लेनी चाहिए कि आखिर किन बातों के लिए जो है उपदेश दे रहे थे, किन बातों का रास्ता दिखा रहे थे। तो जिस प्रकार हमारे महात्मा बुद्ध, जिनके पास तमाम ऐशो आराम था, ऐश्वर्य था,
घर परिवार था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, खूबसूरत पत्नी, सब कुछ था। लेकिन उनके मन में यह व्यथा जो है उनको रोक नहीं पाई कि लोग, क्योंकि 2-3 वो दृश्य देख चुके थे। एक दृश्य उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वो लपटी लेकर के, लाठी लेकर चल रही है। पूछा भाई ये क्या बात है? क्या है कि मनुष्य की ये दशा भी होती है। फिर उन्होंने एक वो यानी मृत शरीर का शव ले जाते हुए किसी को देखा कि भाई ये आदमी मर गया है। तो उनके मन में काफ़ी ये व्यथा कि भाई कि मनुष्य की ये भी स्थिति होती है। इस प्रकार तमाम सवालों को लेकर के उनके मन में ये व्यथा थी कि मनुष्य के तकलीफों का, दुखों का कारण क्या है। और वो कौन? महात्मा बुद्ध, जो महात्मा तो खैर बाद में हुए, जो एक राजशाही परिवार में पैदा हुए थे। सभी ऐश्वर्य उनको, सभी ऐश्वर्य और संसाधन उनको माने उपलब्ध थे। उनका परिवार था बहुत सुंदर, उनकी पत्नी थी बहुत सुंदर, उनका एक बच्चा भी था, राहुल नाम का। ये सारी बातें उनकी इस अशांति को रोक नहीं पाए और निकल गए। और वो घूमते रहे। फिर जाकर के बिहार में जो गया है, एक वृक्ष के नीचे, आज वो बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर हो गया है, वहीं उन्होंने काफ़ी चिंतन किया और उन्होंने ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य के दुखों का जो कारण है वो इच्छा है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा यदि इच्छा को या तृष्णा को हम मार दें तो काफ़ी दुखों का अंत हो जाएगा। कि अपने तर्क हैं और उन तर्कों में काफ़ी तथ्य है। तो उसी प्रकार हमको भी ये अशांत करता रहा कि देश की आज़ादी, बल्कि आज़ादी के लिए इतनी आज़ादी मान पाने के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए इतने लोग नहीं मरे। आज़ादी के नाम पर 25 से 30 लाख लोग मरे। ये किसी को भी अशांत कर सकता है, लेकिन मैं तो बहुत अशांत रहा जब आज़ादी 25 से 30 लाख लोगों की जान, वो भी आपस में ही जो है कट मरे और देश को बांट करके। ये हमारे दिमाग को बहुत अशांत करता रहा कि आखिर वजह क्या है। उधर ये जेएनपी वाले बुना रहे थे, हमने आज़ादी लाई, हमने आज़ादी लड़ाई, और हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। तो इस सारी चीज़ों के जो एक हवा या मेस्मराइजेशन खड़ा किए थे, आज वो चीज़ें ढूंढते अच्छा, तो इस सब के पीछे मतलब कि हम माने पढ़ाई भी करते रहे और पढ़ाई भी जो है, जो सबसे रूडिमेंट्री जो तरीका होता है, माने प्राइमरी अलग, मिडिल अलग, हाई स्कूल इंटर अलग, और एक कॉलेज था जहाँ जिसमें बीएससी भी था, एमएससी भी था। फिर बीएड भी किया गया। बीएड के बाद जो है कुछ और नौकरी की गई। फिर जो है प्राइवेटली इंजीनियरिंग किया गया, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज किया गया। बड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा रहा हिसाब। तो बीएड में करने में भी काफ़ी अनुभव प्राप्त हुए। बीएड के ज़माने में जब उसमें जब बीएड किया जा रहा था, तो उस समय के ज़माने में 77 माने वो 77 के 1976 माने 1976 और 77 का जो सत्र था बीएड का, तो उसे बीएड मैंने किया था। बीएड में भी तब काफ़ी अनुभव ये प्राप्त हुए कि वैसे मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था, फिजिक्स से एमएससी किया था। तो पहली बार जो मानवता से संबंधित विषयों से पाला पड़ा। किससे पाला पड़ा? ये इतिहास से, फिर मनोविज्ञान से, फिर दर्शन शास्त्र से, और फिर इसके बाद जो है
शिक्षा शास्त्र से, ये हमको विषय और समाज शास्त्र से थोड़ा थोड़ा बीएड में, अब उसमें कोर्स में था, अब इसमें बीएड में क्या ये पता नहीं। तो वो विषय हमको अपने विज्ञान से, जो मानवता केंद्रित थे, या इसको बोलते हो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो है, काफी हमको रोचक लगे। दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में पहला है एक चैप्टर आया साम्यवाद का, कम्युनिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। उन्होंने साम्यवाद का निकाला, और उनकी 2 रेफरेंस किताबें थी, दी मैनिफेस्टो और डास कैपिटल। इसका इंग्लिश वर्जन के लिए जो है वो रेफरेंस बुक थी, उसको मैंने पढ़ा। विज्ञान का विद्यार्थी था, और साम्यवाद के अपने अलग तर्क होते हैं, और वो चीज़ हमको काफ़ी अपील की। उसका ये और मानवता केंद्रित बात थी। वो उसका ये कहना था कि जो कुछ भी चराचर जगत में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सिर्फ मनुष्य के परिश्रम का ही फल है। यानी पूर्णतः एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसकी बहुत जरूरत है। उनको नास्तिक आप कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकता कूट कर भरी हुई है। आज जितने पंथ हैं, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई और सिख हो, उनकी सबसे बड़ी कमी यह रहती है कि जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो मानवता को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अक्सर ये वो देखा जाता है। उनका जो आडंबर है, इतना उनके जो ठेकेदारों को आप देखेंगे तो इतना सामंतशाही वो ऑरा रहता है, वातावरण रहता है, कि बराबरी का, समता का, मानवता का बहुत अभाव आपको मिलेगा। चाहे किसी भी पंथ के जो ठेकेदारों के पास आप जाइए, तो वहीं पर ये साम्यवाद जो है, शुद्धता जो है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता केंद्रित बात कहता है कि भाई जो कुछ भी ये चराचर जगत में दिखता है, वो मनुष्य के परिश्रम का ही फल है। इसमें ईश्वर कहीं नहीं आता। और आज जरूरत इस बात की है कि हम मनुष्य की कदर करना सीखें ईश्वर की बात में, या मनुष्य में ही ईश्वर का दर्शन करें। इस विचार का बहुत बड़ा अभाव है। ईश्वर के नाम पर, राम के नाम पर हत्या करना, अल्लाह के नाम पर हत्या करना, ये आजकल हो गया है। तो इसलिए जरूरी है कि जो है मानव को देखिए, और बहुत कुछ है उसी मानव में, आप ईश्वर और अल्लाह का दर्शन करिए। तो ये साम्यवाद को मैंने देखा, और काफी चीज और उसके जो, अब ये बात जरूर है कि जो भारत के जो साम्यवादी हैं या वामपंथी हैं, ये तो उसके अभिशाप हैं। इनका उस जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत के जो साम्यवादी हैं, भारत के जो वामपंथी हैं, ये तो चीन के एजेंट हैं सब। तो इनको साम्यवादी आप कह नहीं सकते, इनको बल्कि कहिए ये चीन के एजेंट। साम्यवाद तो एक बहुत उच्च आदर्श किस्म का सिद्धांत है। तो उसका भी दर्शन हुआ। और जैसे कि मैंने बताया था कि नेगेटिव एजुकेशन की बात आई थी उसमें, जो बीएड था तो एजुकेशन की बात तो रहेगी। तो एक पॉजिटिव एजुकेशन होता है, एक नेगेटिव एजुकेशन होता है। तो नेगेटिव एजुकेशन के सबसे बड़े एक्सपाउंडर और प्रणेता थे वो जे रूसो। जे रूसो की लिखी हुई किताब थी, हालांकि उन्होंने फ्रेंच में लिखा था, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने देखा था। बहुत ही क्रांतिकारी किताब, रिवोल्यूशनरी बुक थी वो। और जैसा कि पहले भी बताया गया है
कि ये वही किताब है जिसको पढ़ करके उनकी मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो इन सारे विषयों से हमारा पाला पड़ा, मुखातिब हुए। और जिस कॉलेज से हम पढ़ रहे थे उसमें एक लेक्चरर थे रहमान साहब। रहमान साहब ने कहा कि हमारी रुचि को देख करके उन्होंने कहा कि एक किताब और आप पढ़िए, द कॉन्टिनेंट ऑफ सरसी। ये नीरज सिंह चौधरी की किताब लिखी हुई है और कुछ उसमें तर्क दिए गए हैं। तो और एक हुमायूं कबीर की भी लिखी हुई किताब थी, बहुत बड़े वो इतिहासकार, उसकी भी किताब का रेफरेंस वो जो रहमान साहब थे लेक्चरर, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे और बहुत अच्छा उनका लेक्चर था उनका, रहमान साहब का। तो उन्होंने हुमायूं कबीर की भी लिखी हुई कुछ किताबों का रेफरेंस हमको बताया। और वो जो हुमायूं कबीर थे, जो चिंतक थे, उनका भी चिंतन हमने देखा कि बहुत नया किस्म का था। कि उन्होंने कहा था कि ये हमारे जो देश हैं, भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है, कुवैत है, पाकिस्तान है, तो इनकी खूबियों को वो गिनाए थे कि क्या क्या खूबियां हैं इन देशों में। और उन्होंने ये कहा था कि यदि ये देश आपस में मिलकर के एक ब्लॉक बनाए, एक ऐसा संगठन बनाए, तो ये ब्लॉक जो है, यानी इतनी खूबियां इनमें हैं कि शेष विश्व को बहुत अच्छी तरह से मात दे सकते हैं। और उन्होंने अफसोस जाहिर किया, लेकिन अफसोस कि ये देश आपस में ही लड़ करके उन खूबियों को तबाह कर रहे हैं, और जो यूरोप की और अमेरिका की जो चौधराहट है, हेगेमोनी है, उसके शिकार बनने के लिए ये मजबूर हो रहे हैं। तो उनका ये नज़रिया बहुत ही नायाब था और हमको बहुत ही क्रांतिकारी लगा। और आज इसकी ज़रूरत है वाकई में। आज ये ईरान, और ईरान हुआ ना जो कि कभी भारत का ही हिस्सा था, भारत की सभ्यता का ही वो हिस्सा था। तो खैर किन्हीं कारणों से आज वो ईरान हो गया। तो ईरान, अफगानिस्तान, कुवैत, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ये बांग्लादेश मिलकर के यदि ये साथ में रहें तो और अपनी अपनी खूबियों को ज़्यादा उसको यानी प्रोत्साहित करें, उसको आगे बढ़ाएं, और एक ब्लॉक बन करके एक संगठित होकर रहें, तो बल्कि ये शेष विश्व को मात दे सकते हैं। और जो चौधराहट है, जो हेगेमोनी है अमेरिका की और यूरोप वालों की, अब एक नया चौधरी विश्व के सामने पैदा हो रहा है, चीन वाला। तो इसको भी अच्छी टक्कर वो दे सकते हैं। लेकिन वही अफसोस वाली बात कि ये सब आपस में ही वो लड़ करके अपनी सारी अच्छाइयों को, खूबियों को तबाह कर रहे हैं। और इन जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, यूरोप की, अमेरिका की, और एक नया साम्राज्यवादी ताकत उभर रहा है, इमर्ज कर रहा है, ये चीन, उसका शिकार बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह की बातों का पाला हम जब मैं बीएड कर रहा था, ये सामने पड़ा। और फिर वही मन में अशांति, आज़ादी, देश बांटना, आज़ादी मिली, 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। और वही चीज़ है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए 25 से 30 लाख लोग नहीं मरे, आज़ादी मिलने पर जो है 25 से 30 लाख लोग मरे। ये बातें कितनी विरोधाभास। और उस पर से ये जेएनपीसी कहते हमने आज़ादी लाई, हमने आज़ादी, और खूब भुनाती रही। 2-3 इलेक्शन तक तो भुनाती ही रही। ये सारी विरोधाभास बातें, और कोई भी मुल्क परिस्थिति के नजरिए से देखेगा उसको भी अशांत करेगी।
तो फिर मैं उसी विषय पर आ जाता हूं कि हमको भी अशांत करता रहा है कि हमारे देश के लोगों के दुखों का मूल कारण क्या है। बहुत मैंने विचार किया, जैसे मैंने कहा कि हम महात्मा बुद्ध से तुलना नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो महापाप है, लेकिन महात्मा बुद्ध जिस तरह से अशांत थे और जिस तरह से चिंतन उन्होंने किया, वही चीज़ हमको भी अशांत करती रहेगी। आखिर हमारे देश के दुखों का कारण क्या है, जबकि यह देश बहुत ही खूबसूरत है, तीनों ऋतुएं जो है वो मेहरबान है, खनिज संपदा भी बहुत है, प्राकृतिक संपदा भी बहुत है, यहाँ के लोग जो टैलेंटेड भी बहुत हैं। ये भारत में अपने अपने टैलेंट को और प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिलता है, तो बाहर जाके दिखाते हैं। जब बाहर जाके दिखाते हैं तो यहाँ के लोग बोलते हैं ये इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं। लेकिन ऐसे करने वालों को भी थोड़ी सी संकोच होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जिस देश ने उनको मौका नहीं दिया अपने ही देश में अपनी वो प्रतिभा दिखाने का, अब वो मजबूर हो गए बेचारे, वो बाहर जा कर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए। तो यह भी एक सत्य है। तो प्रतिभा भी है, परिश्रमी भी हैं, और एक बचत करने की भी एक माने आदत है, सब कुछ है। इसके बाद भी हमारे लोग यह देखिए गांव देहातों में क्या निराशा है कि साहब कोई भी पार्टी आ जाए, इस सिस्टम में बदलाव होने को नहीं है। नेहरू आए, इंदिरा आए, कौन वो आए, और वो बीजेपी वाले आए, फलाने आए, योगी आए, भोगी आए, कोई भी भ्रष्टाचार का वही आलम और जनता को उनको परेशान करने का वही आलम। लेकिन इसके पीछे वही जो हम जो है भारतीय भाई बहनों का जो है एक परमानेंट जो वीकनेस है, कमजोरी है, कि हम भारतीय होते हुए भी उसके विपरीत सोचना और आचरण करना, ये उसमें है। अब जैसे एक बार मैं पूछ रहा था अभी कि भाई ये प्रधानी का इलेक्शन, तो किसी गांव वाला बता रहा था हाँ साहब इलेक्शन तो है, लेकिन फिर वही शुरू है, वही वो प्रधान लोग शराब बांट रहे हैं, मांस बांट रहे हैं। बताइए, अब कोई भी उस क्षेत्र में नहीं बोल रहा है कि भाई शराब बांट करके, मांस बांट करके, पैसा दे करके यदि कोई प्रधान बनेगा तो वो उस गांव के लिए क्या करेगा। ये सवाल हर एक ग्रामवासी के दिमाग में आनी चाहिए, और यदि नहीं आती है तो बाकी लोगों को सिखाना चाहिए कि पैसा दे करके, मांस बांट करके, शराब पिला करके यदि कोई प्रधान बनता है तो वह जो है उस ग्राम की, उस गांव की क्या भलाई करेगा। बहुत बेसिक सवाल। अब इस पर विचार न करके इधर उधर और कुछ लोग दिखावा के रूप में हाँ साहब हम तो जानते हैं। अरे भाई जानने से क्या होता है, ये बुराई है, पूरी ताकत से उसको दूर करने की बात करिए ना। मैं तो अकेला हूं ना, मैं अकेला हूं, लेकिन हम जानते हैं कि ये जितनी शक्तियां हैं, कितनी ताकतवर है, इनके पास साधन है, सिस्टम पर काबिज है, लेकिन विचारों में ताकत वो होना चाहिए। आज हमारे और इसके जो है विचारों के प्रसार से, और इन विचारों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जब ये समझना शुरू किए हैं, तब ये थोड़ा सा वो हिलना शुरू किए हैं। इनमें भय जो है वो सताने लगा है कि यदि ये विचार हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में आ गया तो इनकी जो वो दुकानें जो जनता को छल रही हैं, जनता के साथ जो है जनता को धोखा दे रही हैं, इस देश को धोखा दे रही हैं, तो उन दुकानों का, उन साजिशों का क्या होगा। तो उसी प्रकार ये कहना है कि गांव देहात में भी ये विचार होने चाहिए कि यदि मांस दे करके और पैसा दे करके, शराब वो पिला करके यदि कोई ग्राम प्रधान बनता है, वो बिल्कुल त्याज्य है, बिल्कुल।
तो इसी प्रकार के सवालात हैं जो कि किसी भी देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को के दिमाग में आनी चाहिए और पूरी ताकत से उसके लड़ाई। ये बहुत बड़ी बुराई है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो अंग्रेजों तो इस देश को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों की क्या जरूरत है भाई? ये खुद ही कोई ये गुलामी है। ये सबसे बड़ी जो है मानसिक गुलामी है कि हम पैसे पर बिक जाएं, मांस पर बिक जाएं और जो है उस पर बिक जाएं। इस तरह से जो है उनको झकझोरना पड़ेगा। तो आ जाइए, तो हमारे भी दिमाग में यही आया कि यानी पूरी जनता माने जो हमारे देश के लोगों के दुखों का जो कारण है वह है बिखराव। हम हैं भारतीय, जबकि एक होने, भारतीयता के आधार पर एक होने चाहिए, लेकिन बिखरे हुए जातियों के आधार पर। हम ठाकुर हैं तो वो ब्राह्मण है, तो ये यादव है, तो वो कौन सी जातियाँ है। हम हिंदू हैं तो वो मुसलमान है, तो वो सिख है, तो वो ईसाई है। हम पंजाबी हैं तो वो बंगाली है, तो वो तमिल है, तो वो मलयाली है। ये बिखराव का कोई अंत नहीं है। ये सारे और ये कमजोरी को ये समाज विरोधी ताकतों को पता है। इसी को और हवा दे करके यह सत्ता ओट की राजनीति करते हैं और कभी भी देश हित की बात नहीं करते हैं, बात मानने की काम नहीं करते हैं। सिर्फ संसाधन को लूटना, अगले चुनाव के जीतने के लिए पैसा इकट्ठा करना और उस पैसे को इस्तेमाल करके फिर चुनाव जीतना। ये अपने एक बंद वृत्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विशेष सर्किल, यानी सत्ता के द्वारा पैसा लूटना और पैसा के द्वारा फिर सत्ता पैसा का ये बंद वृत्त। लेकिन इसके साथ साथ वोट देने का अधिकार अपने पास, और सत्ता और जो है पैसा का चक्र यानी वो चलाएं। कब तक चलेगा? तो जब तक आप जो है अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे तब तक तो वोट और सत्ता का वो जो चक्र तो वो चलाएंगे ना। और हमको आपको बांटने के लिए वो हिंदू खतरे में है। अब तक तो जो है जब तक वो एनपीसी थी सत्ता में तो अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरवा रही थी कि ये बीजेपी वाले आपको सत्ता में आ गए तो पाकिस्तान भेज देंगे और आपका इस्लाम जो है वो खतरे में हो जाएगा, ये डरवाते रहे। और जब ये सत्ता से बाहर हुए तो फिर तुम इधर के जो वो उसी तरह के तत्व, कट्टरवादी और असामाजिक तत्व अब ये डरवा रहे हैं कि मोदी को नहीं लाओगे तो हिंदुत्व जो है वो खतरे में हो जाएगा। सिवाय जो है एक डर का माहौल और बांट के रखना, तो इनको पहचानने की जरूरत है। इसीलिए जो है शहीद आजम भगत सिंह की शहीद आजम भगत सिंह की उस चेतावनी को यह देश कदापि न भूले कि उन्होंने कहा था कि हम अपनी जान दे करके, कुर्बानी दे करके इन जो बाहर से आए हुए जो सफ़ेद अंग्रेज हैं, वाइट वो इंग्लिशमैन हैं, उनको तो भगा देंगे। लेकिन उनके जाने के बाद इस देश के जो काले अंग्रेज हैं उन सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं। उनका भी जब तक निपटारा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश महफूज नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा और अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज वही ये सब काले अंग्रेज हैं जो सिखा रहे हैं कि तुम सिर्फ हिंदू हो, सिखा रहे जो तुम सिर्फ मुस्लिम हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, जो सिखा भी रहे हैं और इसी पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। और साथ साथ हम भारतीय हैं, इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो यदि इन ताकतों को परास्त करना है तो अब देखिए भारतीय जनता दल दल आप सभी के बीच में आएगा, चुनावी जो प्रक्रिया में भी भाग लेगा
लेकिन उसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। पंजीकृत तो हो गया है, संसाधन इकट्ठे किए जा रहे हैं। ईमानदारी से संसाधन इकट्ठा करना भी इस माहौल में भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये सामान्य ज्ञान की बात है, इससे अधिक नहीं मैंने इस पर बोला जा सकता है। जबकि दूसरी ओर इन समूहों ने गलत तरीकों से पूरा संसाधन का अंबार इकट्ठा कर लिया है। तो यह भी एक सामान्य ज्ञान की बात है और पूरे सिस्टम पर काबिज हैं। ये देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन वो सिस्टम पर काबिज हैं। और ये राजनीतिक दल का जो कि जैसे कि ये जो भारतीय अवाम ताकत दल है, पंजीकरण हो गया। अब ढांचा बनाना है, कार्यकर्ता जो है वो बनाने हैं, पदाधिकारियों का जो है वो एक तंत्र जो है वो बनाना है। ये सब काम चल रहे हैं, लेकिन सबके लिए संसाधन भी को भी संसाधन को भी मोबिलाइज किया जा रहा है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी ईमानदारी के तरीके से। तो वो हुआ और सारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, चुनाव में भाग लेना, उसमें भाग लेगा। और छिटपुट इसने भाग इसके पहले लिया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों के बीच में आएगा ये कोई भ्रम ये भ्रम फैलाए कि नहीं सिर्फ यूट्यूब में ही वो बोल कर रह जाएंगे, ऐसा नहीं। तो आप लोग बीच में आएगा वो। तो जब आएगा तो इसके भी उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी दल अभी भी कह दे रहा है, तब भी कहेगा कि वो जो उम्मीदवार को परखने का जो 4 मानदंड बताए गए हैं, उसी पर आपको उसकी परीक्षा करनी है, उसी पर उसी की कसौटी पर कसना है आपको। एक तो राष्ट्रभक्ति है, पहला मानदंड है। दूसरा है जो है वो डेडिकेशन, यानी समर्पण, कार्य के प्रति समर्पण, डेडिकेशन। और तीसरा है कर्तव्यनिष्ठा, यानी ड्यूटीफुलनेस। और चौथा है चरित्र, कैरेक्टर। इन चारों के विषय में मैं बताया भी गया था कि राष्ट्रभक्ति से मतलब है कि जो पूरे देश के लोगों को अपना ही समझे, बगैर किसी और बात का ध्यान दिए कि ये सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। ये ख्याल करते हैं, संकीर्णता रूप में नहीं कि सिर्फ जो है वो सिर्फ जो है यूपी के विषय में सोचे, यूपी के कुछ जिलों के विषय में सोचे या हरियाणा के विषय में सोचे, नहीं, पूरे देश को हम हमेशा पूरे देश का विचार, ख्याल, नक्शा उसके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए। और कोई बने हरियाणा है, यूपी है, वह मतलब है कि हमारे ये भारत भूमि का ही एक अलग जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र है, बस इतने भर है। लेकिन महत्व और पहचान भारत की, और सभी लोग हमारे जो पूरे देश के लोग हमारे भारतीय। तो इस तरह का विचार होना चाहिए। और कोई मुद्दा कोई इशू उसके सामने आता है तो वो स्थानीय रूप में नहीं कि इसका असर जो है यूपी के इस जिले पर क्या असर होगा, उसको लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या यूपी को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, या दिल्ली को लाभ मिलेगा नहीं, पूरे देश पर क्या इसका असर होगा, देश के लोगों पर क्या असर होगा, इसका वो रिपरकशन क्या होगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसका आकलन जो है उसी राष्ट्रीय स्तर पर करें और उसी पृष्ठभूमि में, उसी बैकड्रॉप में या उसी बैकग्राउंड में, उसी पृष्ठभूमि में वो फैसला करें। और हमारे जो राष्ट्रीय जो है ऐतिहासिक जो गौरव रहे हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, जितनी भी वंशावलियां हैं, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, उन पर भी गौर करें। और एक बात जो बार बार भारतीय जनता के इनमें फर्क मत करिए। ये कट्टरवादी तत्व सिखाते हैं
ये मुगल काल को आक्रांता बोल करके उनको अलग करना चाहते हैं। कभी कभी मुगल काल को अंग्रेजों से तुलना करते हैं। इनको पहचानिए कि मुगलों ने आकर के बहुत कुछ दिया है इस देश को, बहुत कुछ दिया है। अब जो कि इस एपिसोड में कोई और वक्त आएगा, कोई तो बताएगा, बहुत कुछ दिया है। सिस्टम दिया है, प्रणाली दिया है, और तमाम जो है यानी मॉन्यूमेंट्स, स्मारक दिए हैं, या जिसके आधार पर हमारा जो इस देश का जो पर्यटन उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो चलती है। और कई नज़ीरें वो पेश की हैं, जीटी रोड बनी है, तमाम बातें हैं। और आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी भी गई, वो साथ साथ हम लड़े हैं, ये जज्बा भी सिखाया गया है, सब सारी बातें हैं। तो लेकिन ये कट्टरवादी तत्व इनको आक्रांता करते हैं। तो ऐसे कट्टरवादी तत्वों को भी पहचानिए। कट्टरवादी तत्वों को पहचानना और हो सके तो उनको कुचलना, ये देश में सुख शांति लानी है तो आवश्यक है। तो वही बताया जा रहा था कि राष्ट्रभक्ति के लिए अपने ऐतिहासिक गौरव, जितनी भी वंशावली हैं, जितने भी हमारे वंश रहे हैं और शासन रहे, सभी आदरणीय है। सब पर अपना गौरवान्वित होना, गौरव करना स्वाभाविक है, और हमारी संपदा पर। और तो ये मोटा मोटी ये राष्ट्रभक्ति का ये गुण जो है उसमें होना चाहिए। और समर्पण, डेडिकेशन जो है, कि कोई काम उसको मिले तो दिखावे के रूप में नहीं, आधे मन से नहीं, पाखंड के रूप में नहीं, या प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए। जैसे केजरीवाल है, इसी लोग कोरोना से मर रहे हैं, तमाम जो है गरीबों को मजबूर कर दे रहा है सड़कों पर जाने के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को भगा दे रहा है, बिजली पानी का कनेक्शन करवा दे रहा है, और लाउड स्पीकरों से जो है तमाम घोषणाएं करवा करके, और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलवा करके कि उत्तर प्रदेश सरकार की बसें लगी हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को ले जाने की तमाम बात। वैसा अपने एक और इसकी अपने आवाम के विरुद्ध जो है इसकी घिनौनी करतूत, इसकी साजिश, और ऊपर से इसका विज्ञापन मुस्कुराते हुए करता है कि हम, कोई भी गरीब हमारा भूखा न रहे, और स्वास्थ्य सेवाएं का ये सिर्फ ढिढोरेबाजी। तो उस ढिढोरेबाजी में जनता की गाढ़ी कमाई ये खर्च कर रहा है केजरीवाल। तो इसीलिए जरूरी है क्या कहने, समर्पण माने बगैर किसी दिखावा के, वो यानी पूरे बुरे मन से दिखावा, यानी कोई विज्ञापन नहीं। तो तीसरा गुण है कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठा माने बगैर बोले हुए, बगैर कुछ मुंह से कहे हुए काम करके दिखाना, काम करना, किया हुआ काम ही उसकी जुबान या भाषा बने। समस्या इस बात की होती है, बड़े लंबे वादे, ऊंचे वादे, ऊंचे मंचों से इतने मोटे जो है वो मैनिफेस्टो बनते हैं, संकल्प पत्र बनते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और कभी समस्या तो ये भी इससे भी आती है कि कहा कुछ जाता है और किया जो है उसके विपरीत। तो इसीलिए कर्तव्यनिष्ठा की परम आवश्यकता है कि बगैर कुछ कहे हुए, बगैर कोई मैनिफेस्टो बनाए हुए, बगैर कोई वादा किए हुए आप काम करिए, क्या हुआ काम ही आपकी जुबान और भाषा बनेगा, लोग जानेंगे। और चौथा गुण है चरित्रवान होना। चरित्र मतलब ये पैसे रुपये की लालच, जो कि भ्रष्टाचार की जननी है और उसको जन्म देती है। ये जो लालच और लिप्सा है, इस दुर्गुण से स्वयं को अलग या दूर रखना, और इस दुर्गुण को भी अपने से बहुत दूर और अलग रखना, इसकी पर्याप्त जो है काबिलियत होना चाहिए। ये चार गुण जिसमें हो, प्रतिशत थोड़ा सा
उस पर मत मैंने मान 40% है, 50% है, 60% है, वो चलेगा, बाद में और विस्तृत, लेकिन ये गुण उसमें होना चाहिए, वही जो है पात्र उम्मीदवार है। तो यदि भारतीय जनता के दल का भी उम्मीदवार इन्हीं कसौटी पर खरा उतरता है तब तो पात्र है, वरना वो पात्र नहीं है। तो उसको भी समर्थन मत दीजिए, ये भारतीय जनता के दल कर रहा है। लेकिन इसी पात्रता के ही कसौटी पर सारे जो है जो उम्मीदवारों को परखना होगा। तो जब तक ये नहीं होता है तभी तक, इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि अभी नोटा के जरिए इन सारी समाज विरोधी ताकतों को, समाज को विखंडित करने वाली ताकतों को और भारत विरोधी ताकतों को परास्त करना है। इनको शिकस्त देनी है, इनको हमारी आपकी ताकत का एहसास कराना है और उनके इस भ्रम को तोड़ना है कि हम बांट बांट कर जो है हम सत्ता और वोट की राजनीति का चक्र जो है हम चलाते रहेंगे। उनके इस भ्रम को भी तोड़ना है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम सभी एक होंगे। और एक कब होंगे? भारतीयता के आधार पर कि हम सभी भारतीय हैं। अब जैसा कि मैंने बताया गया कि भाई जब हमको यह अशांत करता रहा कि भाई आज़ादी के नाम पर 25 से 30 लाख लोगों की जान चली गई, आज़ादी की लड़ाई के लिए कितने लोगों की जान गई, वो कुछ हजारों में हो सकते या हजार भी नहीं होगी। तो जब मन अशांत का तब मैंने काफ़ी अध्ययन, काफ़ी खोज और ये इस तरह का भ्रम, यानी जो भ्रम और दुष्प्रचार, ये मुसलमान तो कभी भी देश के विषय में सोचते ही नहीं है। वो हमेशा जो है मस्जिद में, कुरान में, इस्लाम में डूबे रहते हैं। ये यादव लोग जो है हमेशा जो है वो मुलायम के ही भक्त हैं। ये शेड्यूल कास्ट वाले हमेशा जो है वो मायावती के भक्त हैं। इन लोगों को देश से मतलब नहीं है। इस तरह का एक दुष्प्रचार हम इन्हीं क्षेत्रों में गए और जमीनी हकीकत को जानने के लिए कि वाकया क्या है। जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में बताया गया था, चूंकि अब इसमें उतने विस्तार से नहीं बताया जाएगा। हमारी जो पहली स्पीच थी जनरल, वह इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बीच में थी, क्योंकि ये फैलाया गया था कि ये जो मुसलमान इस देश के हैं वो उनको देश से मतलब नहीं है, वो इस्लाम, मस्जिद, कुरान, बस यही उनका विषय है। तो ये सारे जो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने कि ऐसी स्थिति है तो बहुत ही वो विस्फोटक स्थिति है। और इनके अनुसार बस राष्ट्रवाद के एक क्षेत्र जो है वो क्या करने की, ये कॉपीराइट जो है एक सर्वाधिकार सुरक्षित वाला सिर्फ ये बीजेपी वालों का है और आरएसएस वालों का है। और उसके विपरीत जो है ये भी बोलते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो नाम रख करके सबसे अधिक देश को बांटने वाले ये जेएनपीसी वाले, और नाम रखे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बताइए, तो इस प्रकार से एक वो भ्रम था। तो हमारी पहली स्पीच जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। और इसके बाद देखिए ये जो संबोधन का भी है, जो भारतीय जनता दल बार बार कभी भी मुसलमान नहीं कहता है कि भाई हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज या हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, इन शब्दावलियों को भी की भी रचना करना और उसका प्रयोग करना जरूरी समझा। ये भारतीयता लानी है तो इन शब्दावलियों की रचना और उसका प्रयोग भारतीयता के लिए बहुत आवश्यक समझा गया। इसलिए इसलिए भारतीय जनता दल मैंने लगभग बराबर जिनको आप लोग मुसलमान कहते हैं, कभी भी वो मुसलमान नहीं कहता है। मुसलमान कहना जो है वह न्यायोचित नहीं मानता है, मुनासिब नहीं मानता है। इसलिए क्योंकि हमारे
इसलिए कि जो 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 उनसे जो उनको एहसास दिलाना है और जो रिश्ता जोड़ना है भारतीयता का है, इसलिए संबोधन भी उसी के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए भारतीय जनता दल ने ये इस शब्द की रचना की कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और समाज, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, और उसी प्रकार दूसरी आस्था के भी हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को का समाज, और विभिन्न जो भाषाएं, तो भाषा भी हमारी भारतीय भाषा है। बांग्ला भाषा हमारी भारतीय भाषा है, पंजाबी हमारी भारतीय भाषा है, तमिल हमारी भारतीय भाषा है, मलयालम हमारी भारतीय भाषा है, कन्नड़ हमारी भारतीय भाषा है, मराठी हमारी भारतीय भाषा है, उड़िया हमारी भारतीय भाषा है, गुजराती हमारी भारतीय भाषा है। ये सभी मतलब कि संबंध भारतीयता का है। तो इसीलिए जो कहता है कि भाई कि पश्चिम बंगाल है, असम है, जो 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 बांग्ला बोलते हैं, असमिया बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तो ये भाई कि हमारे जो मातृभूमि भारत है, उसी के विभिन्न भूखंडों में रहने वाले हमारे वो भारतीय भाई बहन जो कि इन भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो एहसास भारतीयता का होना बहुत जरूरी है। तो भारतीयता का एहसास भी कराना है और इन देश विरोधी ताकतों को नष्ट में नाबूद भी करना है। ये दोनों काम समानांतर हैं। तो मैंने ये बताया, तो वो जो हमने हमारी जो पली स्पीच थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, वो नज़ारा हमको बिल्कुल उल्टा दिखा। बहुत ही देश के प्रति चिंता, देश के एकता के प्रति चिंता वहाँ पर दिखी। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में एवर लास्टिंग परमानेंट रूप में हमारे दिमाग में बैठी। कि एक बुजुर्ग थे, बोले थे कि जो आप भारतीयता की मुहिम चला रहे हैं, वो कुछ तो कहते कि भाई ये भारतीयता का एक काम जो है नामुमकिन है, मैंने हो सकता ही नहीं। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, उसमें लोग बता रहे थे। और एक बुजुर्ग थे कि बोले थे कि बेटा ऐसा है कि हमको, बेटा ऐसा है कि हम नहीं कहते कि ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये चूंकि इतना मुश्किल है, इतना कठिन है कि नामुमकिन के बहुत बिल्कुल करीब है। हमने बताया कि दादाजी ऐसा है कि कोई बात नहीं है, यदि काम कठिन है, हमारे अभी जैसे महापुरुषों ने बताया है कि जो काम माने आवाम की भलाई का हो, देश की भलाई का हो, चाहे वो काम कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वही काम करने योग्य है। सरल काम तो सभी करते हैं, और यदि इसको सरल बनाना भी है, यह भी आप ही लोगों को बनाना है। ये सरल, इस कठिन काम को यदि सरल बनाना है तो आप ही लोगों, तब वो इस बात को समझे। तो आज कठिन काम तो है, यह आप ही लोगों के भरोसे जो है भारतीय जनता दल का कि ये इस कठिन काम को माने अमल में लाना या सरल बनाने का ये बनाया जाएगा आप ही लोगों के सहायता से। तो और इसी प्रकार हम जो है, जिनको अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, हालांकि शेड्यूल कास्ट भी भारतीय जनता दल की शब्दावली में नहीं है, वो सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करता है, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन। बस पिछड़ापन है, मानता हूँ, लेकिन हमारे वो भारतीय भाई बहन। कई जो है समाजवादी या मुलायम के समर्थक, अखिलेश के समर्थक, उस समाज में भी मैं गया हूँ। वहाँ बस एक ही जो उनके तर्क का जो मजमून था वो यही था कि सर हम अकेले जातिवाद थोड़ी करते हैं, सभी करते हैं। मैंने उनको ये कहा कि भाई ये सभी करते हैं, तो आप भी, तो क्या आपका कहना जायज है? एक अंग्रेजी में कहावत है, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट। यदि वो गलती कर रहे हैं तो हमको भी गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो इस बात को तो माने हो, लेकिन वही साधन की कमी, हम बार बार नहीं जा पाए। लेकिन कोई ऐसा तबका हमको नहीं मिला, जबकि तार्किक बात रखिए तो वो माने को तैयार ना हो, कुछ कट्टरवादियों को छोड़ करके।
हमारी पूरी आवाम में यदि इस बात का मंथन कराया जाए कि भाई हम सबको एक होना है भारतीयता के आधार पर, लोग समझेंगे इस बात को। लेकिन इसके लिए प्रचार की आवश्यकता है। तो एक प्रचार है सोशल मीडिया। तो भारतीय जनता दल ने पहले भी इसकी विनती की थी, आज भी विनती भी कर रहा है कि ये सारे जो वीडियो करीब 6 से इनकी संख्या है, यदि हमारे भारतीय भाई बहन यदि वो क्योंकि सोशल मीडिया की जानकार आजकल बच्चे भी हो गए हैं, अधिक से अधिक जो है जन तक ये पहुंचवाएं तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और वो क्रांति शांतिपूर्ण। तो उस क्रांति का अभी फिलहाल 2 पहलू है। एक तो सबको एक करना, और एक हो करके इन देश विरोधी ताकतों को, ये फर्क मत करिए ये बीजेपी है, ये जेएनपीसी है, सभी समाज विरोधी देश विरोधी हैं। बीजेपी यदि सीधे जो है देश विरोधी नहीं है, तो इन खतरनाक देश विरोधी ताकतों को पालने वाली, उनकी रक्षा करने वाली, उनके आगे घुटने टेकने वाली, ये वो देश विरोधी और इस देश की गद्दार पार्टी है बीजेपी। जैसे अभी देख लीजिए, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी किस तरह से इस एनपीसी के सामने पेश आते हैं, उसका हालांकि इसको अब किसी और एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा। उनकी जरा मानसिकता को जरा पढ़िए। जब भी वो संसद में भाषण देते हैं, क्या कहते हैं कि अरे एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, इनको पछता नहीं है। वो इस दृष्टिकोण का परिचय देते हैं कि जैसे वो चाय वाला हो, और चाहे वो सत्ता में हो चाहे ना हो, एनपीसी वह इस देश का बहुत बड़ा सम्राट है, महाराजा धीराज है। सत्ता पर काबिज रहने का उसका ही जो है वो अधिकार है, और उसको और उतने ही सम्मान मिलने का वो हकदार है। ये मानसिकता फैलाते हैं मोदी जी। जबकि जरूरत इस बात की है कि मोदी जी अभी समझ लीजिए, वो इस देश का डकैत है, जिसने अरबों खरबों रुपया लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया। वो डकैत है मोदी जी। वो जो है शहंशाह नहीं है, महाराजा धीराज नहीं है। और अधिक से अधिक ये सब क्या बोलते हैं, परिवारवाद। और परिवारवाद तो कुछ भी नहीं है। उस देश का सबसे बड़ा डाकू है वो, जिसने इस देश के अरबों खरबों रुपया, जैसे बताया गया है 2011 में रिपोर्ट थी कि राहुल गांधी के नाम से 12 लाख करोड़ रुपया, सोनिया गांधी के नाम से 30 लाख करोड़ रुपया, आज की डेट में 80 लाख करोड़ जो है वो सोनिया गांधी के नाम से, और 35 लाख करोड़ जो है इसके नाम से, राहुल गांधी के नाम से। और ये तमाम अभी भी रिपोर्टें आ रही हैं, अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया के किसी अखबार में कि भाई ये भारत क्या बात कर रहा है, ये खुली किताब है, स्विस बैंक वो बताने को तैयार है। और अमेरिका के भी किसी अखबार में कुछ ऐसा कहा गया है। हालांकि इस चीज को एक विस्तार से किसी और एपिसोड में बोला जाएगा। सारी चीज मोदी जी खुद बोले थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन मोदी जी बीजेपी वाले वो सारे डकैती के, लूट के, भ्रष्टाचार के, जेएनपीसी के सारे केसेस को खा गए। और यही बीजेपी वाले जो है महीनों संसद बंद कराए थे। आज उसके सारे लूट के सारे मामलों को खा गए। अब जैसे कोयला घोटाला ले लीजिए, कोयला घोटाला में सीधे इन्वॉल्व हो, यानी ब्लॉक कोयले के ब्लॉक चला गया, लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लूट ले गए, लुटवा दिया। वो उसमें मंत्री कौन था? श्रीप्रकाश जायसवाल। कभी ये डायरेक्ट मंत्री थे, प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह हो जाए जायसवाल, ये तो मोरे हैं। असली जो पैसा तो इसके पास पहुंचता था, सोनिया के पास और राहुल के पास। यह देश भी जानता है, और देश ने इसी विश्वास के साथ इस मोदी को सत्ता में बिठाया था।
आज ये जो गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी कि इन डकैतों को से पैसा वापस लाने के बजाय आज इनकी रक्षा कर रहे हैं, ये गद्दारी है मोदी जी की। देश देखे, इसलिए जो चुनाव आया है इन 5 विधानसभा में, पांच विधानसभाओं के सभी आदरणीय मतदातागण भाई भाई बहन, असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के सभी आदरणीय मतदातागण भाई भाई बहन, इनके समूल समाप्ति के लिए भारत की धरती से नोटा 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 इसको साकार करिए। भारतीयता के आधार पर एक भी होना और भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा के जरिए जो है इनको ठिकाने लगाइए, इनका नाश करिए, इनको नष्ट में नाबूद करिए जड़ से, वो भी वेलवेट रेवोल्यूशन यानी रक्तहीन क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति के जरिए। तो शांतिपूर्ण क्रांति का नाम, दूसरा नाम है वो नोटा। नोटा जो है, जो अमोघ अस्त्र आपके हाथ में है मताधिकार का, तो मताधिकार के उस अमोघ हथियार से नोटा का इस्तेमाल करके इन सारे समाज विरोधी, समाज को विखंडित करने वाली ताकतों और भारत विरोधी ताकतों का नाश को सुनिश्चित करिए। इसलिए नोटा 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 को कदापि मत भूलें हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भाई बहन इन 5 विधानसभाओं के। इसलिए इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।